हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल की नीड को अफेक्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट समझा था वर्किंग कैपिटल का और डिफरेंट टाइप्स देखे थे। आज की वीडियो में हम डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि वर्किंग कैपिटल की नीड को अफेक्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल आई होप आपको क्लियर हो गया है कि क्या होता है। वर्किंग कैपिटल मीन्स द कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड बाय अ फर्म टू रन इट्स डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर फैक्टर लिखा है वो क्या है, साइज ऑफ बिजनेस, कि एक बिजनेस का जो साइज़ है वो क्या है, लार्ज साइज़ है या स्मॉल साइज़ है, वो अफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल की नीड को। खुद ही सोचिए कि हमारे पास दो डिफरेंट बिजनेस हैं, एक जो बहुत ही स्मॉल स्केल पर ऑपरेट करता है और दूसरा जो लार्ज स्केल पर ऑपरेट करता है। तो बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग है हमारी यहाँ पर कि जिसकी ऑपरेशन ज़्यादा है उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिएगी। क्योंकि जिसका बिजनेस बड़े लेवल पर ऑपरेट करता है वहाँ पर वर्कर्स भी ज़्यादा काम करते होंगे, उनको सैलरी भी देनी होगी। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 वर्कर काम कर रहे होंगे तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में 5 या 6 वर्कर काम कर रहे होंगे। अब 10 एम्प्लॉयज़ की सैलरी और 5 या 6 एम्प्लॉयज़ की सैलरी, किस में ज़्यादा जो है आपके फंड्स चाहिएंगे, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है 1000 यूनिट्स जो है अपने प्रोडक्ट की सेल करता है एक महीने में, वहीं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कितनी करता होगा, 500 करता होगा। तो अगर 1000 यूनिट्स बेचनी है तो 1000 यूनिट्स को तैयार करने के लिए कॉस्ट जो पड़ेगी वो 500 यूनिट को तैयार करने के लिए जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा होगी या कम होगी, ज़्यादा होगी, राइट। तो हमें ज़्यादा फंड्स कहाँ पर चाहिए, लार्ज साइज ऑफ बिजनेस में। तो पहला जो है हमारा यहाँ पर फैक्टर क्या था, साइज ऑफ बिजनेस। सेकंड फैक्टर जो यहाँ पर लिखा है वो क्या है, प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है, द टाइम पीरियड इन्वॉल्व्स इन द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू द फिनिश गुड्स, कि कितना टाइम लग रहा है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में। जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, आज आप रॉ मटेरियल परचेज कर लाए और आपने जो है उसको एक प्रोसेस से गो थ्रू करवाना है एक फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करने के लिए। तो जितना ज़्यादा टाइम आपका यहाँ पर लगेगा फिनिश गुड्स में उसको तैयार करने के लिए, मतलब कि उतने टाइम के लिए जो है आपके फंड्स क्या हो जाएंगे, टाइड अप हो जाएंगे इस प्रोसेस में, और आप उसे दूसरे अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे। तो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए आपको क्या चाहिएंगे, एक्स्ट्रा फंड्स चाहिएंगे। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और वहीं सपोज़ कीजिए कि आपका जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने का जो टाइम है वो सिर्फ 2 मंथ्स है, तो यहाँ पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की वो कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर उस प्रोसेस में जहाँ पर आपको 5 to 6 मंथ्स लग रहे हैं। ठीक है, अब जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा जो है मतलब आपका कैश जो है क्या रहेगा, टाइड अप रहेगा इन दिस प्रोसेस। आपने डिफरेंट एक्सपेंसेस किए हैं, आपने अपना रॉ मटेरियल परचेज करके रखा हुआ है 50-60 लाख रुपए का, ठीक है। अभी वो कन्वर्ट होगा तब आप उसको बेचोगे, तब वो दोबारा आपका पैसा कैश में कन्वर्ट होगा। तो जितना ज़्यादा टाइम पीरियड लग रहा है कैश को कैश में कन्वर्ट करने में, उतना ज़्यादा जो है आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। थर्ड यहाँ पर जो फैक्टर है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सपोज़ कीजिए 50 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर रही है एक साल में, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन 30 लाख अर्न कर रही है एक साल में। तो किसको जो है ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसकी वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट कम है। ठीक है, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉफिट ज़्यादा है वो तो अपने डे टू डे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए अपने प्रॉफिट में से भी कुछ पैसा यूज़ कर सकती है, बट जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉफिट ही पूरे हैं, ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसे वर्किंग कैपिटल एडिक्वेट अमाउंट में मेंटेन कर रखनी पड़ेगी अपने बिजनेस में। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर क्या लिखा है, डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी मतलब कि कितना प्रोपोर्शन नेट प्रॉफिट का आप एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अमंग द शेयर होल्डर्स, और कितना जो है प्रोपोर्शन आप रिटेन कर रहे हो बिजनेस में फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। तो हमें जो है यहाँ पर क्या देखना है कि क्या प्रोपोर्शन है डिविडेंड पॉलिसी और रिटेन्ड अर्निंग का। अगर कंपनी
100% अपने नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट कर रही है एज अ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, तो वहाँ पर जो कैश है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 50% एज अ रिटेन्ड अर्निंग कर रही है और 50% एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि उसने कुछ पैसा बिजनेस में रिटेन भी कर लिया है और कुछ पैसा ही वो क्या कर रही है, एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, तो डिविडेंड पॉलिसी क्या है, वो भी इम्पैक्ट करती है आपकी वर्किंग कैपिटल की नीड को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लिखा है वो क्या है, क्रेडिट पॉलिसी रिलेटेड टू सेल्स, कि सेल्स के रिगार्डिंग क्या क्रेडिट पॉलिसी है फर्म की। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है या टाइट क्रेडिट पॉलिसी है। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी का मतलब है कि आप जो है हर दूसरे कस्टमर को उधार पर गुड्स बेच रहे हो, और टाइट क्रेडिट पॉलिसी का है कि आप सिर्फ गिने चुने कस्टमर्स को ही क्रेडिट पर गुड्स बेच रहे हो, बाकी सबको कैश पर बेच रहे हो। तो जहाँ पर आपका ज़्यादा अमाउंट डेटर्स में टाइड अप रहेगा वहाँ पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और जहाँ पर आप कैश में ही गुड्स बेच रहे हो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल की नीड कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रेडिट पॉलिसी रिलेटेड टू परचेज। ये थी सेल्स के रिगार्डिंग क्या पॉलिसी है, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, परचेज़ के रिगार्डिंग, कि जिससे हम रॉ मटेरियल खरीद कर ला रहे हैं या फिनिश गुड्स परचेज़ कर ला रहे हैं, वो हमें वो प्रोडक्ट्स क्रेडिट पर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर वो हमें क्रेडिट पर गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि जब हमारे फिनिश गुड्स बिक जाएंगे, हमारे पास कैश आ जाएगा, तब हम पेमेंट कर देंगे। बट अगर वो क्रेडिट पर नहीं दे रहे, वेंडर्स हमें कह रहे हैं कि पेमेंट करो कैश में तभी गुड्स देंगे, तो उस टाइम पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमें इमीडिएट पेमेंट करने के लिए कैश की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द बैंक्स, कि क्रेडिट कितनी इजीली हमें जो है मिल रहा है फ्रॉम द बैंक्स। अगर हमें क्रेडिट इजीली मिल जा रहा है बैंक से, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो हमारी जो नीड है वर्किंग कैपिटल की वो कम होगी। और अगर आपके जो रिलेशंस हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ वो अच्छे नहीं हैं, आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, तो आपको जो है डिफ़िकल्टी होगी फ़ंड रेज करने में, और उस टाइम पर एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो कितनी एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रही है। जितना एफिशिएंटली डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने में एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट सक्षम है, उतना कम उस ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत अच्छे से, बहुत ही एफिशिएंटली, अप्रोप्रिएटली यूटिलाइज़ कर रही है रॉ मटेरियल को, अपनी लेबर को। ठीक है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। बट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही केयरलेसली और बहुत ही इनएफिशिएंटली अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को मैनेज कर रही है, तो उस टाइम पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स जो कि इम्पैक्ट डालते हैं वर्किंग कैपिटल की नीड पर। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये सारे फैक्टर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको एक एक फैक्टर मैंने डिटेल में बताया है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आई विल रिकमेंड कि आप वीडियो को एक बार दोबारा से देखो, और स्टिल कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।